लगता है माया को कोई गलत फहमी है। अगर वाकई में गलत फहमी है तो सुन लो मिस माया। इस आवाज को सुनकर माया चौंक गई और उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा वो हैरान रह गई, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि राधा मल्होत्रा खड़ी थी। राधा मल्होत्रा ऋषभ की माँ थी। उनकी उम्र यही कोई 48-49 साल के करीब थी। बेशकीमती साड़ी पहने हुए, बाल कहीं कहीं से हल्के सफेद हो गए थे, जस्ट लाइक सॉल्ट एंड पेपर हेयर स्टाइल, जो उनकी पर्सनालिटी को सूट भी कर रहा था। अभी इससे पहले कि माया कुछ कह पाती, सामने से राधा मल्होत्रा ने कहा, माया, ऋषभ की जिंदगी में आने का बराबर से मौका तुम्हें भी मिला था, और अब जानवी ऋषभ की जिंदगी में है, और वो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बल्कि वो ऋषभ की वाइफ है। राधा की ये बातें माया के सीने में खंजर की तरह चुभ रही थी। जानवी अभी इस वक्त राधा की तरफ देख ही रही थी और वो उनकी खूबसूरती और चार्म को एकटक निहार रही थी। वो वहां अचानक से राधा के आ जाने की वजह से हैरान भी थी, और फिर उसने धीरे से स्माइल करते हुए कहा, माँ आप? जानवी की मुस्कुराहट का जवाब भी राधा ने मुस्कुराते हुए ही दिया। वहीं माया के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। वो जैसे अपनी जगह पर जम सी गई थी, और उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को जल्दी से बदलते हुए एक फोर्स स्माइल चेहरे पर लाते हुए उसने कहा, आंटी आप दिल्ली वापस कब लौटी? अपनी ये बात कहते हुए वो जल्दी से आगे बढ़ी और उसने राधा को गले से लगा लिया और प्यार से कहा, आंटी आप यकीन नहीं करेंगी कि मैंने आपको कितना कितना मिस किया। मैं कुछ दिनों पहले ही अपनी मॉम से आपके बर्थडे के बारे में बात कर रही थी, और आज मैं यहाँ खास तौर पर आपको बर्थडे सरप्राइज ही लेने आई थी, और यहाँ इत्तेफाक से मुझे जानवी भी मिल गई और मैं उससे बस अभी बातें ही कर रही थी। माया ने कितनी स्मार्टली बात को बदल दिया था, इस बारे में सोचकर जानवी भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक ना सकी। वहीं राधा ने माया की बातों को ज्यादा तवज्जो न दिया। इस वक्त राधा के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, जैसे कि उसे माया से बात करने में कोई भी दिलचस्पी ना हो। माया से खुद को थोड़ा दूर करते हुए राधा एक और खड़ी हो गई। वहीं माया ने इस ऑकवर्ड सिचुएशन में भी मुस्कुराते हुए कहा, आंटी आप वैसे यहाँ आज खरीदने क्या आई हैं? आप कहें तो मैं आपकी शॉपिंग में हेल्प कर दूं? राधा ने जानवी की ओर देखते हुए कहा, तुम चाहो तो जानवी की मदद कर सकती हो एक अच्छा सा बैग खरीदने में। वैसे भी तुम्हें महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े, ज्वेलरी और बैग्स खरीदने का काफी शौक जो है। राधा एक तरह से माया को ताना मार रही थी, जिस पर माया कुछ भी न कह सकी। वहीं माया ने जानवी की ओर देखकर कहा, मैंने हमेशा से जानवी को सिंपल और सोबर कपड़ों में ही देखा है। इसे किसी भी तरह का स्टाइल करना पसंद नहीं। आप खुद एक स्टाइल आइकन है, कई हजारों लोग आपको फॉलो भी करते, लेकिन जानवी में वो बात कहीं भी नजर नहीं आती कि वो मल्होत्रा परिवार का हिस्सा है। ये सुनकर राधा के चेहरे पर कुछ देर पहले नजर आती मुस्कुराहट थम गई और उसने पलटवार करते हुए माया से कहा, वैसे एक बात बता दो मिस माया, हमारी जानवी इनर ब्यूटी पर ज्यादा यकीन करती है। उसे महंगे महंगे ब्रांड और भारी भरकम मेकअप की कोई जरूरत नहीं। वो ऐसे इतनी खूबसूरत है कि वो जहां भी जाती है लोगों की निगाहें उस पर से नहीं हटती, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंट दिखना ही आपकी खूबसूरती की सबसे बड़ी पहचान होती है। अपनी इन बातों से राधा ने माया को लाजवाब कर दिया था। उसके पास कुछ भी कहने को बचा ही नहीं था। वहीं खुद जानवी भी अपनी सास की बातों को सुनकर खुश दिखाई देने लगी थी, क्योंकि राधा ने न केवल उसकी तारीफ की थी बल्कि माया की घटिया बातों से उसे प्रोटेक्ट भी किया था। तभी पास के एक बड़े ब्रांड की एक स्टोर ओनर आई और उसने राधा से बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहा, मिसेस मल्होत्रा, आपका स्पेशल ऑर्डर ये रहा। ये एक खास स्पेशल एडिशन इंटरनेशनल ब्रांड का एक बैग था। राधा ने वो बैग लेकर जानवी की ओर बढ़ाते हुए कहा, जानवी, ये बैग खास तौर से तुम्हारे लिए मेरी और काव्या की तरफ से प्रेजेंट।
ये तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगा देगा। जानवी ने मुस्कुराते हुए बैग लिया और कहा, माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये बैग वाकई में बहुत खूबसूरत है। वहीं जानवी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिफ्ट राधा को देते हुए कहा, माँ ये रहा आपका बर्थडे प्रेजेंट। जैसे ही राधा ने बर्थडे प्रेजेंट खोलकर देखा तो उसे अपने सामने एक खूबसूरत बैग नजर आया, जो बेहद कीमती तो नहीं था लेकिन दिखने में वाकई खूबसूरत था, क्योंकि उसका स्टाइल वाकई में राधा की पर्सनालिटी को सूट करता हुआ नजर आ रहा था। राधा ने चहकते हुए जानवी को गले लगाया और कहा, आज के बाद ये बैग हमेशा हमेशा मेरे पास रहेगा, मेरी प्यारी बहू। जिस तरह से राधा ने जानवी को गले से लगाया था, ये प्यार देखकर माया के सीने पर सांप लौटने लगा और माया की आंखों के सामने ही सास और बहू अपने अपने खूबसूरत गिफ्ट के साथ आगे बढ़ गए और वहां से गाड़ी से निकल गए। वहीं माया खाली खाली नजरों से उन्हें एकटक देख रही थी और उसे बेहद गुस्सा भी आ रहा था। ये सास बहू की जोड़ी तो कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगी एक दूसरे से आजकल। पहले ये लड़की कम थी क्या मेरी और ऋषभ की जिंदगी में गलत फहमियां पैदा करने के लिए, कि अब ये इसकी सास भी मेरे और ऋषभ के बीच टांग अड़ाने लगी। माया ने गुस्से का घूंट पीते हुए सोचा। वहीं गाड़ी में बैठते ही राधा ने जानवी से कहा, तुम माया की बातों को ज्यादा दिल पर मत लगाना, क्योंकि माया काफी ज्यादा मुंहफट किस्म की लड़की है और ऋषभ की जिंदगी में वो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और तुम उसकी वाइफ हो, और वो इस वक्त सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता है। राधा के मुंह से ये बात सुनकर जानवी के चेहरे पर नजर आती कुछ देर पहले वाली मुस्कुराहट खामोशी में बदल गई और वो सोचने लगी, काश आपकी ये कही गई बातें सच होती माँ, तो शायद मुझसे ज्यादा खुशनसीब इस दुनिया में और कोई नहीं होता, क्योंकि ऋषभ तो सिर्फ और सिर्फ माया से प्यार करता है और उनके बीच में तो डिवोर्स भी कब का हो गया होता अगर गीतांजलि देवी ना होती, क्योंकि उनके बीमार पड़ने की वजह से ही उनके डिवोर्स एग्रीमेंट बीच में लटक गया था। अभी जानवी कुछ सोच ही रही थी कि तभी राधा ने कहा, अभी घर जाने में काफी वक्त है, क्यों ना हम तब तक कॉफी पी लें, इसी बहाने आपस में कुछ बातचीत भी कर लेंगे हम। जानवी ने सहमति जताई और तब राधा ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर पास के रेस्टोरेंट में ले चलो। उस वक्त जानवी और राधा के बीच काफी सारी बातचीत हो रही थी। राधा जानवी को समझाते हुए कह रही थी, अगर तुम्हारी जगह आज मैं होती तो शायद अब तक ऋषभ को छोड़कर चली गई होती। मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर काफी सारा पेशेंस है। जानवी ने जैसे ही राधा की ये बात सुनी, उसने कहा, पेशेंस की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि वो विरासत में मिली है मुझे। दादाजी से मैंने पेंटिंग और पेंटिंग को रेस्टोरेशन का काम सीखा और इससे वाकई में काफी मदद मिलती है मुझे। लेकिन अब, इतना कहते हुए जानवी ने अपने टूटे हुए हाथों की ओर देखा, जो अब किसी काम का नहीं रह गया था। राधा ने जानवी के चेहरे पर जब मायूसी देखी तो उसने जानवी का हौसला बढ़ाते हुए कहा, जानवी सब ठीक हो जाएगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोबारा से पेंटिंग कर पाओगी और खुद पर और बेहतर काम कर पाओगी, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा है। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जानवी ने जवाब दिया, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है माँ। तभी राधा ने आगे कहा, वैसे तुम वाकई में काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जानवी, तुमने अपने और ऋषभ के रिश्ते को लेकर कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। तुमने जिस तरह से ऋषभ के बैड टेम्पर में भी उसका ख्याल रखा, उसकी बातें सुनी, उसकी डांट सुनी, सब वाकई काबिले तारीफ है। तुम्हारी जगह अगर माया मेरी बहू होती तो शायद अब तक वो ऋषभ से डिवोर्स ले चुकी होती। डिवोर्स की बात सुनकर जानवी का चेहरा दोबारा से उतर गया। वो तब सोचने लगी, उसकी वजह से ही तो मेरे और ऋषभ के बीच डिवोर्स हो रहा है।
काश कि माया कभी ऋषभ की जिंदगी में ही ना आती। जानवी को काफी देर तक खामोश देखकर राधा ने आगे कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। और इतना कहकर राधा ने ड्राइवर को इशारा किया। वहीं अभी तक कॉफी भी सर्व हो चुकी थी और दोनों सास और बहू कॉफी पीते हुए बातें कर रहे थे। तभी ड्राइवर अपने साथ एक छोटा सा बैग लेकर आया और उसे राधा को दे दिया। राधा ने वो बैग जानवी की ओर बढ़ाते हुए कहा, आज से ये अमानत तुम्हारी हुई। ये सुनकर जानवी चौंक गई और जैसे उसने वो बैग खोलकर देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नजर आने लगी, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी मौजूद थी। राधा ने जानवी की आंखों में चमक देखकर कहा, यह हमारे खानदान की पुश्तैनी साड़ी है जो मुझे मिस्टर मल्होत्रा की माँ ने दिया, और अब मैं ये तुम्हें सौंप रही हूँ। ये साड़ी बेहद बेहद खूबसूरत थी, क्योंकि उसमें बहुत बारीकी से जरी का काम किया गया था। उस पर खूबसूरती से धागों का काम काफी अच्छे से हुआ था। उस पर सितारे भी उकेरे गए थे। जानवी की आंखों में उस साड़ी की खूबसूरती की चमक साफ साफ देखी जा सकती थी। उसने राधा की ओर देखकर कहा, लेकिन माँ, मैं ये कैसे? मैं कुछ नहीं सुनने वाली। मेरा बर्थडे आने वाला है कुछ दिनों बाद, और तुम्हें मेरे बर्थडे पर ये साड़ी खास तौर पर पहनकर आना है। और मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि इस साड़ी में तुम सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी इस दुनिया की। और मैं तो तुमसे यही कहूंगी, जो भी तुम्हारा दिल करे तुम वही पहना करो। जिन कपड़ों में हम कंफर्टेबल होते, वही हमारी खूबसूरती को बयान करती हैं। राधा ने जानवी की आंखों में देखकर कहा। उस वक्त जानवी उस जरी वाली साड़ी को हाथों से छूकर देख रही थी। साड़ी इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर जानवी को बहुत प्यार आ रहा था। उसने साड़ी पर हाथ फेरते हुए कुछ सोचकर कहा, माँ, इस साड़ी को पहनने से मैं खूबसूरत तो लगूंगी, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? कॉफी का एक सिप लेते हुए राधा ने कहा, तुम हमारे खानदान की बहू हो और तुम्हें खूबसूरत लगने का पूरा पूरा हक है बेटा। और मैं तो यही चाहूंगी कि तुम मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लगो मेरे बर्थडे के दिन। इतना कहकर राधा मुस्कुराने लगी। वहीं जानवी राधा की बातों से इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई थी कि उसे समझ नहीं आया कि उसने आज तक अपनी माँ को गलत समझा था। उसने उन्हें सेल्फिश और अनरीजनेबल भी समझा था। माँ, मैं आपको लेकर कितना गलत समझती थी, मुझे माफ करना। अभी जानवी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसका ख्याल एक फोन कॉल की वजह से टूट गया। जब उसने फोन कॉल की तरफ देखा तो उसका ध्यान फोन कॉलर आईडी की तरफ गया, क्योंकि एक जाना पहचाना नाम फोन पर तो फ्लैश हो रहा था। ऋषभ? ऋषभ का फोन कॉल रिसीव करते हुए जानवी ने कहा, हेलो, क्या बात है, तुमने फोन कॉल किया? जानवी के इस अजीब से ताने को सुनकर ऋषभ चौंक गया और उसने पूछा, कहाँ हो तुम? मैं और माँ इस वक्त कॉफी पी रहे हैं। जानवी ने राधा की ओर देखकर जवाब दिया। तुम और माँ के साथ? कौन से कैफे हाउस में हो तुम लोग? मैं वहाँ जल्दी ही पहुँचता हूँ, तुम मुझे बस एड्रेस भेजो। अचानक से बात करते हुए ऋषभ का लहजा कुछ टेंशन में सुनाई देने लगा। वहीं जानवी ने कुछ देर की खामोशी के बाद फोन पर आगे कहा, तुम अपनी मीटिंग्स और अपने काम में इन दिनों काफी बिजी हो, इसलिए तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जानवी ये सब कुछ कह ही रही थी कि तभी ऋषभ ने फोन पर कहा, फोन माँ को देना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है उनसे। जैसे ही राधा ने फोन कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से ऋषभ ने एक वार्निंग टोन में कहा, जानवी को बिल्कुल भी परेशान मत करना। आप कोई भी बात हो आप सीधे तौर पर मुझसे कहना। ऋषभ की इन बातों को सुनकर राधा चौंक गई और अपने इमोशंस को छुपाने के लिए वो जानबूझकर स्माइल करने की कोशिश कर रही थी। आखिर ऋषभ के अपनी मॉम को इस तरह से धमकी देने के पीछे की वजह क्या थी? क्या माया आज अपने साथ हुई बेइज्जती का बदला ले पाएगी? और क्या वाकई में राधा जानबूझकर जानवी के साथ इतना पोलाइट बिहेव कर रही थी, या उसमें भी इनका कोई मकसद था? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड।
मैं भला जानवी को क्यों परेशान करूंगी? राधा ने फोन पर चौंकते हुए पूछा। वहीं ऋषभ ने बिना किसी इमोशन के फोन पर जवाब दिया, आप खुद को मुझसे बेहतर जानती हैं मॉम। ऋषभ की इन बातों पर राधा ने कोई भी जवाब नहीं दिया और ऋषभ को कैफे का लोकेशन भेजते हुए उसने खुद पर ही हंसते हुए आगे गुस्से में कहा, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है बेटा। तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल बना रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल में माया की वजह से राधा भी काफी पिस्ड ऑफ हो गई थी, क्योंकि माया वाकई में बहुत ज्यादा जिद्दी और अड़ियल किस्म की लड़की थी। वहीं जानवी ने हंसते हुए कहा, माँ परेशान मत होइए, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी सासू माँ हैं और अब मेरी माँ भी। हाँ बस बस, अब मक्खनबाजी कम करो और थोड़ा बहुत ज्ञान अपने पति को भी दो। कैसे अजीब अजीब तरह से बातें करता है। अपने गुस्से को शांत करते हुए राधा ने जानवी से कहा। अब जाकर जानवी को काफी कुछ समझ में आने लगा था मल्होत्रा परिवार के बारे में। जब से ऋषभ चल फिर पाने में डिसेबल हो गया था, तब से मिसेस राधा मल्होत्रा ने ही अपनी कंपनी को अपने कंधों पर रन किया था। और अब जैसे कि ऋषभ पूरी तरह से ठीक हो गया था, तो वो वापस से मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को संभालने लगा था। मल्होत्रा ग्रुप इंडस्ट्रीज का एक काफी बड़ा शेयर महाजन फैमिली के भी पास था। इस वजह से ही तो महाजन फैमिली के लोग इस एहसान का बदला चुकाने के एवज में काफी कुछ बुरा भला उसे सुनाते रहते थे। अभी जानवी इन सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे रेस्टोरेंट के बाहर किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी और जल्दी ही कार का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए ऋषभ को उसने देखा। ऋषभ ने जैसे ही जानवी को देखा, वो उसके सामने आया, उसके चेयर के पास खड़े होकर अपनी गहरी आवाज में कहा, लेट्स गो। जानवी ने चौंकते हुए ऋषभ की ओर देखकर कहा, लेकिन कहाँ? मैं माँ से कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, हमारा अभी जाना जरूरी है क्या? जानवी ने राधा की ओर स्माइल करते हुए देखा और फिर गिफ्ट्स की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सारे गिफ्ट माँ ने मुझे दिए हैं। तभी ऋषभ ने जानवी की आंखों में देखते हुए प्यार से कहा, मॉम ने कुछ भी तुम्हें ऐसा तो नहीं कहा जिसकी वजह से तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस हुआ? ये सुनकर राधा चौंक गई। वहीं जानवी ने सफाई में कहा, नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? माँ बहुत अच्छी है और हम लोग काफी एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे की कंपनी को। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए ऋषभ ने जानवी की आंखों में देखते हुए पूछा, देखो झूठ मत बोलो मुझसे। ऋषभ के अचानक से इस तरह से अजीब बिहेव करने के पीछे का रीजन क्या था आखिर? क्या ऋषभ कुछ छुपा रहा था जानवी से? जानवी तब हैरानी से ऋषभ को एकटक देख रही थी और उसने चौंकते हुए पूछा, लेकिन मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगी? इस सवाल पर ऋषभ चुप रहा। तभी जानवी ने आगे कहा, हम दोनों आपस में काफी अच्छी बातें कर रहे थे और काफी दिनों बाद माँ से मेरी मुलाकात हो रही है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। दरअसल में जानवी इस वक्त राधा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तभी राधा ने सिचुएशन के गंभीरता को देखते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं जानवी, जाओ ऋषभ के साथ, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे ना जाने की वजह भी ये मुझे ही समझे। इस बात पर जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या इन्हें आपसे डर नहीं लगता? लगता है तुम वो बात नहीं समझी। मर्द एक बार शादी करने के बाद अपनी माँ को भूलकर अपनी पत्नी का पल्लू पकड़ लेते, और अब ये पहले तुम्हारा पति है, बाद में मेरा बेटा है। राधा ने ऋषभ की ओर घूरते हुए देखकर जानवी से कहा। राधा की इन बातों में शिकायत भरा लहजा साफ साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन वहीं राधा की इन बातों से जानवी जोर जोर से हंसने लगी थी। लेकिन हंसते हुए दोबारा से उसके दिल में एक उदासी छा गई। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन राधा मल्होत्रा का बर्थडे था। जानवी ने वही पुश्तैनी साड़ी पहन रखी थी जिसे राधा ने उसे प्रेजेंट के तौर पर दिया था। जानवी उस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने चेहरे पर हल्का सा लाइट मेकअप भी किया हुआ था। काली गहरी काजल लगी आंखें और खुले हुए लंबे घने बालों में वो मल्होत्रा हाउस पहुंच गई थी। मल्होत्रा हाउस बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजा धजा नजर आ रहा था। हर तरफ फूलों की महकी महकी खुशबू आ रही थी। सारे मर्द सुंदर और वेल सूट बूट में नजर आ रहे थे।
और लड़कियां और औरतें गाउन पहने हुए और साड़ी में बेहद खूबसूरत से सजी धजी दिखाई दे रही थी। हर तरफ लोग ड्रिंक लिए घूम रहे थे, तो कहीं पर बुफे सिस्टम भी लगा हुआ था और लोग अपने पसंदीदा डिशेस भी खा रहे थे। तभी जैसे ही मेन गेट का दरवाजा खुला और सामने जानवी नजर आई, पार्टी में दाखिल होते ही जानवी पार्टी की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई। सबकी निगाहें जैसे जानवी पर ही अटक कर रह गई थी। झील सी गहरी शांत आंखें और उस पर बारीक काम किया हुआ जरी वाली साड़ी में जानवी कहर ढा रही थी। मर्द तो मर्द, औरतों की भी निगाहें जानवी पर से हट नहीं रही थी। कई औरतें उसे तारीफ भरी नजर से देख रही थी, तो कोई जलन भरी नजरों से। ये ऐसा पहली बार था जब जानवी मल्होत्रा परिवार की किसी पार्टी में शिरकत कर रही थी, क्योंकि जब ऋषभ का एक्सीडेंट हुआ था तब उसे कोई मौका नहीं मिल पाया था किसी भी पार्टी में शिरकत होने का। लेकिन आज बात कुछ और थी और मल्होत्रा परिवार की मालकिन या कहे राधा मल्होत्रा का शानदार बर्थडे ऑर्गेनाइज किया गया था मल्होत्रा विला में। तभी मुस्कुराते हुए राधा पार्टी के बीच में दाखिल हुई और जानवी की ओर बढ़ते हुए उसने उसे गले से लगाकर पार्टी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, मे हैव योर अटेंशन प्लीज। मैं आप सब से किसी खास शख्सियत को मिलवाना चाहती हूँ। अभी मेरे सामने जो लेडी मौजूद है वो मेरी बहू रानी है। इनका नाम जानवी है, मिसेस जानवी मल्होत्रा। राधा की यह अनाउंसमेंट सुनकर पूरी पार्टी में लोगों में हैरत नजर आने लगी। आपके बेटे की शादी कब हुई मिसेस मल्होत्रा? आपने बताया क्यों नहीं इस बारे में? एक साथ कई सारे सवाल उठने लगे थे। इस सवाल पर राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मेरे बेटे की शादी आज से 3 साल पहले हुई थी। वो भी एक अलग कहानी है अपने आप में। वहीं उस पार्टी में एक अधेड़ उम्र की औरत बेहद महंगी बेशकीमती साड़ी पहने खड़ी थी, जो जानवी को अपनी घूरती हुई नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी और उसने कहा, बेहद खूबसूरत है आपकी बहू और काफी अच्छा टेम्परामेंट भी है इसका। जरूर किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती होगी आपकी बहू। ये सुनते ही जानवी का चेहरा मुरझाया हुआ नजर आने लगा और वो अभी कुछ कहने वाली थी कि तभी राधा ने जानवी का हाथ थाम लिया और सामने से कहा, जानवी गिरीश सिन्हा जी की पोती है। वही गिरीश सिन्हा जिन्हें पेंटिंग बनाने और पुरानी पेंटिंग्स को फिक्स करने में महारत हासिल था। जानवी इस परिवार की मेंबर है। राधा की ये बात सुनकर कई चेहरे जहां मुस्कुराते हुए नजर आए तो कहीं चेहरे की रौनक मुरझा गई। उस वक्त जानवी भी कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह उदासी जाहिर न होने दी। राधा ने धीरे से जानवी के कान में कहा, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इस बारे में ज्यादा तुम परवाह मत किया करो जानवी, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में तमाम लोगों को खुश नहीं रख सकते। कुछ लोग हमसे जलेंगे, कुछ लोग हमसे खुश होंगे, तो वही कुछ लोग हमारी परवाह तक नहीं करेंगे। राधा की इस बात पर जानवी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपका मुझे इतना समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राधा ने जानवी के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, इट्स फाइन बेटा, अब तुम इस पार्टी को एंजॉय करो और जो दिल करे वो करो, खाना खाओ, ड्रिंक करो और पार्टी का लुत्फ उठाओ। कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है और क्या कहता है, इस बात की टेंशन मत करो। ऋषभ भी बस जल्दी ही यहाँ आता ही होगा। मैं तब तक बाकी के मेहमानों का स्वागत करने जा रही हूँ। जानवी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब आप मेरी चिंता मत कीजिए और पार्टी में लोगों का स्वागत कीजिए। अब तक जानवी पार्टी के कोने में अपने लिए एक सीट देखकर चुपचाप बैठ गई थी। उसे हमेशा से शोर शराबा ज्यादा पसंद नहीं था और ऋषभ से हुए शादी के 3 साल में पहली बार वो सबके सामने आई थी और उनका रिश्ता भी सबके सामने आ गया था। अपने मन में तब जानवी कुछ सोच रही थी और ऑरेंज जूस सिप करते हुए मोबाइल में कुछ टाइप कर रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, ओह, तो तुम यहाँ हो। मैं क्या देख रही हूँ? आज बेशकीमती साड़ी पहनकर कोई कौवा भी खुद को कोयल समझने लगा है। एक पल के लिए तो मैं तुम्हें इस पार्टी में पहचान ही नहीं पाई। जानवी को कही गई ये बातें काफी हार्श थी। ये बातें सुनते ही जानवी का मूड अचानक से खराब हो गया। अभी उसने अपने पीछे मुड़कर देखा तो पाया उसके ठीक पीछे एक औरत बहुत सुंदर साड़ी पहने हुए उसे ही देख रही थी
और नफरत भरे अंदाज में देखती जा रही थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि ऋषभ की पैम आंटी थी। पैम आंटी और पामेला मल्होत्रा। जानवी जल्दी से अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई और अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए उसने पामेला आंटी से कहा, नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? पामेला आंटी ने अपने हाथों में एक रेड वाइन का ग्लास थामा हुआ था और वो हाई हील पहनकर ठुमक ठुमक कर जानवी की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत मौजूद थी और वो जानवी को घूर कर ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब मैं इसमें क्या ही कहूँ कि मेरे भतीजे से एक ऐसी लड़की ने शादी की है, उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था 3 साल पहले तक, लेकिन आज सब कुछ है, धन दौलत स्टेटस रुतबा सब कुछ। तुम जो चाहे सब हासिल कर सकती हो। पामेला आंटी की बातों में ताना साफ साफ जाहिर हो रहा था। दरअसल में पामेला आंटी ऐसी ही थी। उनके मुंह में जो कुछ भी आता था वो जस का तस कह दिया करती। वहीं जानवी ने अपने गुस्से को शांत करते हुए धीरे से कहा, ऋषभ बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मैं भी बुरी नहीं हूँ। ये लो जी, कौन कह रहा है? मैंने कब कहा कि तुम बुरी हो? लेकिन बात ऐसी है कि मल्होत्रा परिवार के सामने सिन्हा परिवार की कोई औकात नहीं है। और वो कहते हैं ना कि कौआ कितना भी रगड़ रगड़ कर नहा ले, हंस नहीं बन सकता। अपनी ये बात कहते हुए पामेला आंटी ठहाका लगाकर जोर जोर से हंसने लगी। वहीं जानवी भी आज हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने पामेला आंटी की आंखों में घूर कर देखते हुए कहा, ऑल राइट, ऋषभ बहुत अच्छे हैं और वो मेरी बहुत परवाह करते हैं। और इसके अलावा दादा दादी, माँ, काव्या, सब लोग बहुत अच्छे हैं और मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इतना काफी होता है किसी के गुड बुक्स में शामिल होने के लिए। पामेला आंटी को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की इस तरह से उसे सीधे तौर पर जवाब देगी। ये बित्ती भर की कल की लड़की तो मुझे मुंह पर ही जवाब दे रही है। मैंने इसे जितना मासूम और बेवकूफ समझा था, ये उतनी है नहीं। पामेला आंटी ने मन ही मन सोचा। पामेला आंटी को खामोश देखकर जानवी समझ गई थी कि उसका पासा सही जगह पर पड़ा था। वहीं पामेला आंटी को अब जानवी पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जानवी पलटवार करने लगी थी। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पामेला आंटी ने जानवी से कहा, ये उनका तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट नहीं बल्कि बड़प्पन है। ये रिस्पेक्ट जो तुम्हें मल्होत्रा परिवार दे रही है, तुम उस रिस्पेक्ट की बिल्कुल भी हकदार नहीं हो। और ये जो इन दिनों बातें बनाना तुम सीख रही हो ना, किसी और को ये पाठ पढ़ाना, पामेला मल्होत्रा को नहीं। अभी पामेला आंटी जानवी को बहुत कुछ कहती, लेकिन तब तक पीछे से किसी की सख्त लहजे से भरी आवाज सुनाई दी। जानवी किसी भी तरह की कोई बात बनाने की कोशिश नहीं कर रही है, वो जैसी है मेरे लिए काफी है। इस आवाज को सुनकर जानवी चौंक गई और मुड़कर उस शख्सियत की तरफ देखने लगी। उसके ठीक सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसने डार्क फॉर्मल सूट पहन रखा था और एक बेहद आकर्षक पर्सनालिटी के साथ Do you know what is your IQ is? This amazing game can नजर आ रहा था। उसका चेहरा देखते ही कोई भी लड़की उसकी तरफ खिंची चली जा सकती थी। पामेला आंटी ने जैसे ही उस आदमी को अपने सामने देखा, उन्हें जैसे सांप सूंघ गया। उनसे तो जैसे कुछ बोलते हुए ही नहीं बन रहा था, क्योंकि उनके ठीक सामने कोई और नहीं बल्कि ऋषभ मल्होत्रा खड़ा था। और उसे अपने सामने देखकर पामेला आंटी की जैसे घिघी बंद गई थी। वहीं जानवी तब ऋषभ की आंखों में देख रही थी और ऋषभ जानवी को देख रहा था। तो क्या ऋषभ ने पामेला आंटी और जानवी की सारी बातें सुन ली थी? आगे और क्या क्या ड्रामा होने वाला है राधा मल्होत्रा की इस बर्थडे पार्टी में? क्या ऋषभ के दिल में जो कुछ भी है वो अपनी फीलिंग्स को जानवी के सामने कभी एक्सप्रेस कर पाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड।